नमस्कार, मैं ललिता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज की क्लास में हम राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, इसके अंतर्गत राजस्थान की नदियों का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश और यहाँ की जलवायु, जिसमें हमने जाना कि राजस्थान का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तानी है और वहाँ की जलवायु शुष्क और अशुष्क प्रकार की है। इस कारण राजस्थान में सिंचाई के अन्य साधनों का अभाव पाया जाता है और इस वजह से यहाँ नदियों का विशेष महत्व है। राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। इसका जो आधार है वो इनकी जल का जो विलय वो किस रूप में हो रहा है वह है। राजस्थान की हम जानते हैं कि राजस्थान के बीचों बीच से अरावली पर्वत श्रेणी गुजरती है और ये यहाँ के जो प्रवाही जल है उसके जल विभाजक का काम करती है। अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम का जो जल है वो अरब सागर के अंदर गिरता है तथा पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाला जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इस प्रकार राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो आंतरिक अपवाह तंत्र, इसके अंतर्गत उन नदियों को सम्मिलित करते हैं जिनका जल किसी बड़े सागर में विलीन नहीं होता। ये नदियाँ स्थल भाग पर ही विलीन हो जाती हैं। इसमें पश्चिमी राजस्थान की छोटी छोटी जो नदियाँ हैं उनको सम्मिलित किया गया है और राजस्थान के संपूर्ण अपवाह तंत्र का लगभग 60% जो अपवाह तंत्र है वो आंतरिक अपवाह तंत्र है। दूसरा जो अपवाह तंत्र है वो है अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम व दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियाँ अपना जल अरब सागर में छोड़ती हैं। इन नदियों को अरब सागरीय अपवाह तंत्र में सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान के संपूर्ण अपवाह तंत्र का लगभग 17% भाग अरब सागरीय अपवाह तंत्र का है। तीसरा जो अपवाह तंत्र है वो है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में अरावली पर्वत श्रेणी के पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियों को सम्मिलित किया जाता है। ये राजस्थान के संपूर्ण अपवाह तंत्र का लगभग 22% है। आज की क्लास में हम बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की विस्तृत चर्चा करेंगे। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में वे सभी नदियां सम्मिलित होती हैं जो कि अरावली पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में प्रवाहित होती हैं और अपना जल यमुना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में छोड़ती हैं। इस मानचित्र में यदि हम देखें तो इस मानचित्र में जो नदियां दिखाई गई हैं ये नदियां अपना जल यमुना नदी में छोड़ती हैं और यमुना नदी जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है और गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में विलीन होता है। विस्तृत बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र विस्तृत होने के कारण इसको 3 भागों में विभक्त करके हम अध्ययन करेंगे। चंबल नदी तंत्र, बनास नदी तंत्र और यमुना नदी में सीधा जल छोड़ने वाली बाणगंगा और गंभीरी और पार्वती नदियाँ। अब यदि हम चंबल नदी तंत्र की बात करें तो राजस्थान के अंदर प्रवाहित होने वाली ये है सबसे लंबी नदी है। ये इस नदी का जो उद्गम है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के महू जिले की जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसकी जानापावा पहाड़ियों से होता है। यहाँ से ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए चित्तौड़गढ़ में 84 गढ़ के समीप, चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसमें जो ये स्थान है 84 गढ़, इस स्थान के पास ये है राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके पश्चात ये हैं कोटा व बूंदी जिलों में प्रवाहित होती है। इनमें प्रवाहित होने के पश्चात सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों के अंतर्गत ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य ये इस वाले भाग में ये दोनों राज्यों के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। इसके पश्चात यूपी में प्रवेश करती है और यूपी में प्रवेश करके इटावा के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी की यदि इस नदी तंत्र की यदि हम बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 960 किलोमीटर है और लगभग 140 किलोमीटर लंबी
राजस्थान के अंदर प्रवाहित होती है और 250 किलोमीटर लंबाई के समथिंग ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में ये अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। इस नदी के अन्य नाम भी हैं, जैसे कामधेनु, चर्मणावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नदी है ये दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इस नदी की जो सहायक नदियां हैं वो इस लिस्ट में मैंने शामिल की। आहू, काली सिंध, परवन, पार्वती, कुनू, बामनी, कुराल, मेज, आलनिया, निमात, चाकण, ये जो नदियां हैं ये सभी नदियां चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजना बनाई गई है, जो कि राजस्थान की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत इस नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध, ये जो परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है और 3 बांध जो हैं वो राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जोहार सागर बांध जो कि कोटा जिले में स्थित है और चौथा जो बांध है वो कोटा बैराज है जो कि कोटा जिले में स्थित है। पार्वती, काली सिंधी, बनास और बामनी ये इसकी मुख्य सहायक नदी है। बनास का हम अलग से अध्ययन करेंगे। बाकी हम जो नदियां हैं, काली सिंध नदी जो है इनका देख लेते हैं। उद्गम और विलय चंबल नदी में कहाँ विलीन होती है। मुख्य नदियों को हम देखेंगे। काली सिंध जो नदी है वो एमपी में देवास से निकलती है और यहाँ से प्रवाहित होते हुए कोटा जिले में चंबल नदी में विलीन हो जाती है। परवन नदी भी मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से निकलती है और बारां में ये चंबल नदी में मिलती है। पार्वती जो नदी है ये विंध्याचल श्रेणी से निकलकर ये भी मध्य प्रदेश में ही जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और चंबल नदी में सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा पर मिलती है। बामनी जो नदी है वो चित्तौड़गढ़ में हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और चंबलगढ़ में भैंसरोगढ़ के समीप जो है विलीन हो जाती है। मेज जो नदी है ये भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से निकलती है और चंबल नदी में बूंदी के पास मिलती है। नेक्स्ट जो नदी तंत्र है वो हम पढ़ेंगे बनास नदी तंत्र, जो कि बनास जो नदी है वो चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं। जो राजसमंद जिला है इसमें यहाँ खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, उससे इस नदी का उद्गम होता है। यहाँ से ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए चंबल नदी के अंदर जो है रामेश्वर, सवाई माधोपुर के रामेश्वर में विलीन हो जाती है। इस नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। केवल राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदियों की यदि हम बात करें तो केवल राजस्थान में प्रवाहित होने वाली यह सबसे बड़ी नदी है। इस नदी पर जो है बिसलपुर बांध टोंक में बनाया गया है और इसरदा बांध जो है सवाई माधोपुर में बनाया गया है। बिसलपुर बांध जो परियोजना है वो पेयजल व सिंचाई परियोजना है। बिसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ जैसे जो बड़े शहर हैं उनको पेयजल की आपूर्ति होती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं बेड़ा, चंद्रभागा, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती, डाई मुख्य जो नदियां हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं। इसमें यदि हम देखें बेड़च जो नदी है वो गोगुंदा की पहाड़ियाँ से निकलती है जो कि उदयपुर में स्थित है और बिगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में विलीन हो जाती है। कोठारी नदी राजसमंद के दिवेट से निकलती है और भीलवाड़ा के नंदराय में बनास नदी में मिल जाती है। खारी नदी भी राजसमंद जिले के बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलती है और ये देवली में बनास नदी में विलीन हो जाती है। मानसी नदी किशनगढ़, अजमेर से निकलती है और ये टोंक के अंदर बनास नदी के अंदर मिल जाती है। बाणगंगा जो जयपुर जिले की जो बैराट की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्भव होता है और यमुना नदी के अंदर ये ये अलग नदी, इसकी सहायक नदी नहीं है। डाई जो नदी है ये नसीराबाद, अजमेर से निकलती है और बिसलपुर के निकट बनास नदी में मिल जाती है। तीसरा जो नदी तंत्र है वो हम
वो नदियाँ पढ़ेंगे जो कि सीधी यमुना नदी में अपना जल छोड़ती हैं। इसमें बाणगंगा, गंभीरी और पार्वती नदियाँ हैं। बाणगंगा जो नदी है वो बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर जिले में स्थित है जो, और ये यमुना नदी के अंदर यूपी में मिल जाती है। गंभीर नदी जो है वो करौली जिले के महावीर जी एक जगह है, वहाँ से निकलती है और ये भी यूपी में यमुना नदी में मिलती है। और पार्वती 2 जो नदी है वो धौलपुर के बदरिया गांव से निकलती है और ये भी सीधे अपना जल उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में छोड़ती है। इस तरीके से ये संपूर्ण बंगाल की खाड़ी अपोहा तंत्र को हमने राजस्थान में देखा। इसको 3 भागों में बांटकर हमने अध्ययन किया: चंबल नदी तंत्र, बनास नदी तंत्र और सीधे यमुना में जल छोड़ने वाली नदियाँ। तो दक्षिणी, पूर्वी राजस्थान के लिए चंबल नदी तंत्र एक महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। इस नदी तंत्र की यदि हम चंबल नदी की हम बात करें तो चंबल नदी क्षेत्र के अंदर जो है वो अवनलिका अपरदन की महत्वपूर्ण जो है एक बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है। इस कारण यहाँ पे पिछली मृदा अपरदन में मैंने बताया था कि अवनलिका अपरदन से तात्पर्य है कि जब नदी लंबवत अपरदन करती है तो गहरे गहरे गड्ढों या बीहड़ों का निर्माण करती है। और कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर वाला जो क्षेत्र है ये बीहड़ वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे एक बेडलैंड टोपोग्राफी का विकास हुआ है। तो इस कारण बहुत बड़ी जो भूमि है वो अपरदन की समस्या से जूझ रही है और यहाँ पे मृदा अपरदन के कारण यहाँ की मृदा की गुणवत्ता में गिरावट हुई है। इस मृदा अपरदन की समस्या से निजात पाने के लिए इस नदी पर चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कई बांधों का निर्माण किया गया है ताकि नदी का जो वेग है, पानी का जो वेग है वो कम हो और अपरदन की समस्या कम हो जाए। धन्यवाद।